बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। गर्मा गर्म सियासी हफ्ते का आगाज़ हुआ है। बिलावल भुट्टो और मुराद सईद की बड़ी जोशीली तकरीर है आज कौमी असम्बली के अंदर हुई। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो APC के लिए भी सफ़ बंदी कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान से जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा थे उनकी मुलाकातें हुई हैं और एजेंडा सेट किया जा रहा है। तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब और दूसरे हिस्से में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल साहब। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की है, खासे गर्जे बरसे हैं हुकूमत के ऊपर। एक जो उन्होंने बात कही आज के जी डेट कमीशन को उन्होंने रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा जी कि ये पार्लियामेंट का मामला है और ये पार्लियामेंट जो है वो किस तरीके से किसी और इदारे को, ISI को, MI को, किसी और इदारे को जवाबदेह हो सकती है। तो नून लीग तो कह रही थी कि हम अपना सारा हिसाब किताब देने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी का आज बिल्कुल एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आया। तो ये टेक्निकल नॉकआउट आप इसको कहेंगे या आप समझते हैं कि नहीं ये उसूलों की बात है, ये प्रिंसिपल्स की बात है, इस वजह से ये स्टैंड लिया? देखिए, जहां तक पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर के डेट का और उसकी सर्विस का पूछा जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 अहबाब जो 4 साल इस मुल्क के वजीर खजाना रहे, यानी हफीज शेख साहब और शौकत तरीन साहब, वो तो हुकूमत की मुआशी टीम का हिस्सा है और इस वक्त वजारत खजाना के इंचार्ज हैं। सो उनसे पूछ लें कि जी कितने पैसे लिए थे, कहाँ खर्च किए थे, क्या क्या हुआ था। दूसरी गुजारिश ये है कि जो बातें उन्होंने कही हैं, यकीनी तौर पे ये बात एक असूली और पार्लिमानी सुप्रीमेसी की बात है। पार्लियामान जो है वो किसी सबॉर्डिनेट फोरम को जवाबदेह नहीं होती, हुकूमतें जवाबदेह होती हैं। बजट अगर पार्लियामान ने पास किया, किसी प्रोजेक्ट की आप एवेल्यूएशन कराना चाहें जरूर कराएं, आपके पास सारी तफसील मौजूद है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ना कि इस पार्लियामानी कमीशन, ये जो कमीशन बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, डेट कमीशन, इससे कुछ हासिल करना मकसूद नहीं है, ना कुछ हासिल होना है। इसका मकसद सिर्फ यह है कि हर महीने एक रिपोर्ट आएगी, वो मीडिया भी वो परवाना लहराता फिरेगा और गवर्नमेंट को भी ये मौका मिलेगा कि वो अपोजिशन को गालियां दे, बुरा भला कहे, हकायक को डिस्टॉर्ट करें। देखिए, हर साल के बजट में क्या होता है, बजट के अंदर सारी तफसीलात मौजूद होती हैं और आपके बजट का बड़ा हिस्सा डेट सर्विसिंग में होता है। ये शुरू से लेके आज तक है, 2007-8 से लेके आज तक डेट सर्विसिंग मेजर पोर्शन होता है आपके बजट का। उसमें आपने क्या तहकीकात करनी है। दूसरा पोर्शन होता है दिफा का, दिफाई अखराजात का, क्या आप वहां जाके कोई उनका ऑडिट कर लेंगे। तीसरा पोर्शन होता है आपकी तनख्वाहों का, पेंशन का, यानी सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्या उसका ऑडिट होना है, या आपका PSDP है। तो PSDP में जो मेजर पोर्शन है वो अप्रूव्ड है। अगर उस पर किसी प्रोजेक्ट में 2 में, 10 में, 50 में, सभी में आपको कोई शक है कि गिला है, एतराज है कि यहां पे ये जो कुछ हुआ ये गलत हुआ, उसकी बकायदा ऑडिट हुआ। ऑडिट के बाद वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गया, वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट में होके अगर पास हो गया, उसके ऊपर जो भी एक्शन होना था वो हो गया। अब आप एक सुपरा बॉडी खड़ी कर देंगे जो पार्लियामान के इस इख्तियार को भी ओवरसाइट के तौर पे इसको दोबारा चेक करेगी, तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। आप इंडिविजुअली 2, 4, 10 प्रोजेक्ट, 20 प्रोजेक्ट सैंपल के तौर पे उठा के उनको चेक कर लेंगे क्या उसमें हुआ। एम्बेजलमेंट अगर हुई है तो उसी में हो सकती है ना, बाकी तो अपने कहानियां डालनी है। तो ये बात जो उन्होंने की है कि पार्लियामान के अप्रूवल से गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया, उस एक्सपेंडिचर का ऑडिट हुआ, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जाके फिर पार्लियामेंट में डिस्कस हुई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज में डिस्कस हुई और उसके बाद फाइनल हुई। अब आप अगर करना चाहते हैं तो ये कैसा काम है जो आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, वैसे भी खान साहब तरह पार्लियामान का तो वजूद मानते ही नहीं है पूरी तरह, वो उसको गैर मोतबर कर रहे हैं और ये भी एक और नया तरीका होगा। खैर साहब, ये जब हमारे यहाँ बड़ा एक GITs का कल्चर चढ़ा था, हर थोड़े से मामले पे GIT हुई थी, तो सोशल मीडिया पे एक जुमला बहुत हिट था कि जनाब दुनिया IT में तरक्की कर रही है और हम GITs में तरक्की कर रहे हैं। हम अपने तमाम मामलात के अंदर जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को जो डालते हैं, उसका मकसद जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाना होता है, या हम खुद दावत दे रहे होते हैं कि आए जनाब आके आप इस तरह के मामलात में जो आपका डोमेन नहीं बनता उसमें आके आप मुदाखलत करें। जिस तरह आज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर भी बिलावल साहब ने कहा कि भाई ये क्या है कि उसके अंदर आर्मी चीफ को जो है आपने एक एज मेंबर ले लिया।
देखिए गुजारिश ये है कि हमारा दफाई इदारे जो होते हैं ना जी, दफाई इदारे को आपने रखा है, अदलिया को रखा है कि इन पे क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, ये इनको अबव द बोर्ड अपना काम करने चाहिए और इनको तनकीद और किसी किस्म की भी जो हदफ तनकीद नहीं बनाना चाहिए। अगर वो इन फोरम्स के ऊपर होंगे, इन फोरम्स पे कल एतराज उठेंगे, डेवलपमेंट अगर बैलेंस नहीं होगी तो छोटे सूबे इस पे एतराज करेंगे, सियासी जमातें एतराज करेंगी, तो उस एतराज की जद में जहां हुकूमत आएगी वहां उसके मेंबर के तौर पे आर्मी चीफ भी आएंगे, तो क्या वो खुद को इसके लिए ओपन कर रहे हैं? हम समझते हैं कि इदारों को अपने कंडक्ट से अपने डोमेन के अंदर रहना चाहिए ताकि वो क्रिटिसिज्म का हिस्सा न बने। अब गवर्नमेंट के ऊपर तो क्रिटिसिज्म होगा, छोटे सूबे भी कहेंगे, अगर प्रायोरिटाइजेशन का इशू होगा कि कहां कहां क्या क्या प्रोजेक्ट लगाए जाए, उसके ऊपर भी एक इशू आएगा, तो गवर्नमेंट तो शायद उनको पावर शेयर करा के अपना बर्डन उन पर डालना चाहे और इदारों को भी सोचना चाहिए। लेकिन वो उनकी मर्जी के बगैर तो ये नहीं हो सकता ना कायरा साहब, वो तो कंसेंसस हुआ होगा जब आप किसी को किसी चीज में लेकिन अगर मर्जी से भी हुआ है तो हो सकता है उनकी नजर में ये बात ना हो, इस तरह ना सोचा गया हो। अगर बिलावल साहब ने या हम लोग सारे इस पे एतराज कर रहे हैं तो हमारा एतराज टेक्निकली ये है कि जिसका जो काम है वो करे। अफवाज पाकिस्तान का काम दिफाए पाकिस्तान है, वो बिल्कुल उनको करना चाहिए। सियासतदानों का काम सियासत करना है, ये बिल्कुल उनको करना चाहिए। गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करना है, वो गवर्नमेंट करे। सो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का काम एग्जीक्यूटिव का काम करना है, वो करे। मीडिया का काम अपना है, तो हम एक दूसरे का काम शिफ्ट ना करें। जी अच्छा, ये बताइएगा कल फिर ये होगा, कल मेरी गुजारिश सुनिए, कल फिर ये भी होगा कि जी अदलिया भी सुबह मोटो ले लेती है, एक मेंबर अदलिया का भी डाल दे, मीडिया में बड़े एतराज उठते हैं, फिर मीडिया का भी एक बंदा डाल दे। सही बात। फिर ये क्या करेंगे आप? अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो एक कौमी असम्बली के अंदर मामला चला, ये सेलेक्टेड वजीर आजम, ये इमरान खान साहब को इतनी बुरी लगी है बात, या उनको इसकी अपनी चिढ़ महसूस होने लगी है कि बिल्कुल पर्सनलाइज हो गया मामला के इसके, और आज बिलावल साहब ने कहा कि मेरी हर दूसरे लफ्ज़ को जो है वो असम्बली की कार्रवाई से हज़फ कर देते हैं, और दूसरी साइड से जो बातें होती रहें उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल खामोशी है, वो सब जायज़ है। चोर डाकू कहते रहे वो सब जायज़ है, लेकिन सेलेक्टेड कोई इतना ज़्यादा सख्त लगा है ये लफ्ज़ उनको। देखिए, पहले ये बात तो दुरुस्त है ना कि पहले दिन से वो चोर डाकू वजीर आजम से लेकर नीचे तक, और सिर्फ वो नहीं, उससे भी और ज्यादा सख्त अल्फाज कहते रहे और कह रहे हैं, और आज भी कहते हैं। और ये उनका नैरेटिव है, ये उनका बयानिया है, ये उनका तरीकाकार है कि इंसल्ट करो, लड़ाई करो, ऐसा हिजान आमेज माहौल खड़ा कर दो ताकि कोई सेंसेबल बात ना हो पाए। गवर्नमेंट क्योंकि डिलीवर कर नहीं पा रही, इसलिए उसकी बुनियाद पे जो गवर्नमेंट है उसको बचाने के लिए सारा क्रिटिसिज्म इस तरफ शिफ्ट हो जाए, ये मुनासिब नहीं है। वो आज उन्होंने जो कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है कि स्पीकर साहब का ऑफिस न्यूट्रल होना चाहिए। हर स्पीकर किसी जमात से ताल्लुक रखता है और उसी जमात की अक्सरियत की बुनियाद पे वो जीत के आता है, लेकिन जब वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनता है तो अपनी न्यूट्रलिटी बहाल रखता है, यही उसका कमाल होता है। डिप्टी स्पीकर साहब ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। इससे पहले भी बहुत सारे अल्फाज जो रूटीन के अल्फाज होते हैं वो एक्सपंज हो गए, और अपोजिशन को पढ़ने वाली गालियों पे भी वो खामोश रहे, बल्कि खुद उसकी वजाहतें करने शुरू हो गए। तो ये उनके ओहदे के मुतकाजी नहीं है, इसीलिए उनको बार बार ये कहा गया। सेलेक्टेड क्या है? सेलेक्टेड हम ये कह रहे हैं, अपोजिशन ये कह रही है कि ये धांधली ज्यादा इलेक्शन थे। खुद खान साहब पिछले वजीर आजम को क्या कहते रहे, हम शायद खाकान अब्बासी को क्या कहते रहे, मियां नवाज शरीफ साहब को क्या कहते रहे, उनकी जमात क्या कहती रही। आज उनके ऊपर वो इल्जाम है कि उनको मैनेज्ड इलेक्शन के जरिए लाया गया है। ये सारा मीडिया कहता है, ये सारे अपोजिशन कहती है, बल्कि हुक्मरान जमात के वो लोग जो हार गए इलेक्शन वो भी कहते हैं कि इनका इलेक्शन मैनेज किया गया है। तो मैनेज्ड इलेक्शन के नतीजे में जो बंदा आएगा उसको सिलेक्टेड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर ये बात वो सुनने को तैयार नहीं है तो कल जो खुद कहते रहे वो क्या, उस पर माफी मांग ले। और फिर दूसरी बात यह है कि ये लफ्ज नहीं होगा तो कोहरा आ जाएगा जी, लुगत तो काबू नहीं हो सकती। सिलेक्टेड के बेशुमार तरीके हैं कहने के, कहा जाएगा। इस तरह के अल्फाज पे काबू लगाने, कदगने लगाने से ये सेंसरशिप चलेगी नहीं। ये कायरा साहब, ये जिस तरह का सियासी माहौल आगे बढ़ रहा है, एक सियासी कारकुन के तौर पे आप समझते हैं कि अपोजिशन भी कंटेनर्स की सियासत की तरफ बढ़ रही है, वही सियासत जो पिछले दौर के अंदर इमरान खान साहब करते रहे हैं, वही एहतिजाजी या मज़ाहमती सियासत, उसी तरफ मामला जाल रहा है? कोई स्टेबिलिटी का उनसर हमें नजर नहीं आता किसी सूरत में। गुजारिश ये है, मीडिया के दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि पहले ना रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। क्या चीजों को लेके आगे चलना ये हुकूमत वक्त का काम नहीं है?
हुकूमत इसी मकसद के लिए है कि उसने लेजिस्लेशन करनी है, पॉलिसीज बनानी है, सबको साथ लेके चलना है, कानून साजी करनी है, मुल्क को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को ठीक करना है और सिमत दुरुस्त रखनी है। हाँ, उसके अंदर लेजिस्लेशन कैसे हो पाएगी अगर आप लोगों को गालियां देते रहेंगे? हम यहां उल्ट है, अपोजिशन हमेशा रास्ते में रुकावटें डालती है, अपोजिशन एहतजाज करती है, अपोजिशन रास्ते ब्लॉक करती है। यहां पहले दिन से अपोजिशन हाथ बढ़ा रही है, तावन की बात कर रही है और उसके जवाब में अपोजिशन को कहा जा रहा है कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये एनआरओ मांगते हैं, ये फलान है। जब जब कहा गया कि आज तो आप मान रहे हैं ना, सारा मीडिया कह रहा है, अब खुद गवर्नमेंट भी कह रही है कि जी मिसाके मईशत होना चाहिए, तो ये बात जब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कही तो क्या हुआ? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी पहली स्पीच असेंबली में कहा, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, अपने वादे पूरे करो, इस मुल्क की मईशत को ठीक करो, इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसको कहा गया ये एनआरओ मांगते हैं। सो ये गवर्नमेंट का रवैया गौर करने की जरूरत है। अपोजिशन तो अपने रवैये को आज भी कंट्रोल रखे हुए है। आज भी अपोजिशन जो है वो इकट्ठी होके गवर्नमेंट के रवैये दुरुस्त करना चाहती है, इनकी सिमत दुरुस्त करना चाहती है, इनकी पॉलिसीज दुरुस्त करना चाहती है। लेकिन गवर्नमेंट है कि वो लड़ाई लड़ना चाहती है, वो तसादम करना चाहती है, इनसाइड द हाउस आउटसाइड द हाउस। तो उसके नतीजे में अगर अपोजिशन को वो फोर्स करेंगे तो अपोजिशन को तो ये चीजें सूट करेंगी। ये तसादुम की जो पॉलिसी जिस तरफ आपने इशारा किया, ये बिल्कुल नज़र आता है कि वो हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं है, बैठना तो बहुत दूर की बात है। ये इसकी कोई वजह आपको समझ आती है? कोई अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ कोई वो इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, या उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, या वो ये समझते हैं कि ये उनको सूट करता है, वो पुश कर सकते हैं? आखिर क्या उनके जहन में होगा जिसकी वजह से वो इस तसादुम की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जिनके जहन में क्या है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सिंपल एक गुजारिश करूंगा, जरा गौर करें इस रवैये के नतीजे में सूरत हाल क्या है। अगर लीडरों से बात करने को तैयार नहीं, उनको गालियां दे रहा है, उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं, नफरत अमेज रवैया है, उनकी तरफ देखना नहीं, यही बात मेंबर्स में हो जाए, होनी चाहिए, नेचुरली वो फॉलो करती है, फ्लो होता है ना नीचे, क्योंकि लीडर जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो उसके मेंबर्स को भी यही करना चाहिए, फिर उसकी जमात को भी यही करना चाहिए, फिर गली मोहल्ले में अपनी बस्तियों आबादियों में भी यही करना चाहिए कि जो अपोजिशन की जमातें उनसे नफरत करो, उनसे बात नहीं करो, उनसे हाथ नहीं मिलाओ, उनसे तलक। तो इस तरह अगर मुआशरे को ये डिवाइड करेंगे, नफरत की दीवारें खड़ी करेंगे जो हो रही हैं, तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में कोई मुआशरती बेहतरी होगी या मुआशरती तसादम होगा? इससे मुआशरे के अंदर तफरीक और जो तबाही के आसार हैं, दूसरे में अदम बर्दाश्त है, वो बढ़ेगी। और दुनिया के जमहूरी मुआशरों में अदम बर्दाश्त बढ़ा के, तसादम करा के चीजें कभी बेहतरी की तरफ नहीं गई। मीसाके मईशत का मतलब, ये जो एक आवाज़ बुलंद हो रही है कि मीसाके मईशत का मतलब इमरान खान को एनआरओ देना है, तो आप समझते हैं कि ऐसा ही है कि मीसाके मईशत अगर होता है तो ये इमरान खान को एनआरओ मिलेगा, उनको कोई रिलीफ मिलेगा इससे? देखिए, अगर अपोजिशन की तरफ से दस्ते तावन को, पाकिस्तान की बेहतरी की कोशिशों को, हमने माजी से सीखा हुआ है ना, पुरानी जमातें माजी से मार खा खा के हालात से सीख चुकी, ये अफलातून आ गए हैं नए नए। अगर हमने माजी से सीख के ये कहा, हमने बार बार दस्ते तावन आगे बढ़ाया, हमने कहा कि जो काम गवर्नमेंट का है वो हम कर रहे हैं, भाई आओ इकट्ठे होते हैं, आओ मिलकर चलते हैं, अकाउंटेबिलिटी होने दो, अदालतें आजाद है, अपना काम करे, नैब आजाद अपना काम करे, इंडिपेंडेंटली करे, अक्रॉस द बोर्ड करे। लेकिन उसके जवाब में जो रवैया गवर्नमेंट ने रखा, उसके बाद अपोजिशन के कुछ लोगों में गुस्सा बहुत है। वो कहते हैं कि आप क्यों इनको बेल आउट देते हैं? ये अपने हरकतों से, ये अपने पॉलिसी से, ये अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहे हैं, ये खुद मुंह के बल गिर रहे हैं, आप इनको क्यों सहारा देते हो? लेकिन हम समझते हैं कि ये गिरते गिरते इस मुल्क को जो गिरा रहे हैं, उसको जिस खड्डे में फेंकने की कोशिश की जा रही है, उससे बचने का कोई रास्ता पैदा किया जाए। तो कुछ गुस्से में बातें हुई हैं। अब देखिए, उसका आज भी हमारी लीडरशिप जो सीनियर लोग हैं वो उसको ठंडा करना चाहते हैं, वो उसमें से रास्ते निकालना चाहते हैं, और कोई भी आयत नहीं मांग रहे यार। हम ये जो गालियां देते हैं इसको बंद करें। हाँ, अगर इनके पास पॉलिसी है तो इंप्लीमेंट करें, फिर तावन ना मांगे, फिर करें अपनी पॉलिसी जारी और अपनी पॉलिसी से मुल्क को ठीक कर दें। खैर साहब, ये जो अपोजिशन का जो बयानिया है, यहाँ पे आप समझते हैं कि ये एपीसी जो है, ये मुख्तलिफ जमातों के जो मुतज़ाद बयानिए हैं उनको किसी एक बयानिए पे लाने पे कामयाब होगी? क्योंकि बाज़ जमातें कहती हैं नहीं, इनको मज़ीद वक्त देना चाहिए, हुकूमत नहीं गिरानी चाहिए। बाज़ बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, वो कहते हैं नहीं, ये जितना वक्त रहेंगे
اس کے نتیجے میں جو ہے وہ خرابی پیدا ہوگی. یہ حکومت فوری طور پر تبدیل ہونا چاہیے. آج بلاول صاحب نے بھی اسمبلی میں یہی بات کی جب جماعتوں کی کہ آپ کو گھر جانا ہوگا. بلاول جب صاحب نے جماعتوں کی میں نے کہا جی جب جماعتوں کا اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اپنے اپنے مینیفیسٹو کے تحت باتیں کرتی ہیں، ان کے اپنے ریئیکشنز ہوتے ہیں. لیکن جب اپوزیشن اکٹھی بیٹھتی ہے، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتی ہے، تو پھر جو بیٹر سینس ہوتی ہے وہ پریویل کرتی ہے، یا جس پہ لارجر کنسنسس ہو جاتا ہے وہ آئیڈیا پریویل کرتا ہے. ہو سکتا ہے میری بات مان لی جائے، ہو سکتا ہے دوسری کسی جماعت کی مان لی جائے، اور ہو سکتا ہے 2-3 جماعتوں کی اچھی باتوں کو اکٹھا کر کے اس میں سے کوئی کنسنسس کر لیا جائے. یہی صورت ہوتی ہے جب بھی کوآپریشن کی بنے. اس لیے جب بیٹھک ہوگی، جب یہ میٹنگ ہوگی، تو اس کے نتیجے میں ایک بیٹر سینس پرویل کرتے ہوئے جس کی باتیں اچھی ہوں گی وہ مانی جائیں گی، اور اگر کسی ایک کی بات نہ مانی گئی تو سب کی اچھی اچھی باتوں کو چن کے ان میں سے ایک بہتر ایجنڈا تیار کیا جائے گا. یہ آج یہ بات کہی گئی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تیل ڈالتے ہیں ہر معاملے کے اوپر، جو ہے نا وہ آگ بھڑکا دیتے ہیں اور کسی طریقے سے کسی معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے. ان کے وزیروں کی بھی یہی صورتحال ہے. پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جی احتساب شاید نیب کر رہا ہے. خود فواد چودھری صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا جی نیب تو پہلے بھی موجود تھا، احتساب تو ہم کر رہے ہیں. تو یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بلاول صاحب نے کہا یہ آگ پہ تیل ڈالتے ہیں، تو کیا ایسا ہے نہیں؟ کیا ان کی حرکتیں، ان کے بیانات وہی نہیں ہیں؟ اسمبلی میں ان کا رویہ، باہر ان کا رویہ، میڈیا میں ان کا رویہ، انفرادی رویہ کیا ہے؟ اور اس کو ہم کیا کہیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تصادم کی طرف چیزوں کو لے جا رہے ہیں، اور صرف اقتدار کے لیے، اپنے وعدے پورے نہ کر سکنے کی فرسٹریشن کے لیے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے آپ کے پاس پالیسیز نہیں ہیں. آپ نفرت بیچ رہے ہیں اور نفرت بیج رہے ہیں، اور اس نفرت کی بنیاد کو ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں. خدارا اس پہ سمجھیے. اگر وزیر اعظم کا رویہ ان کے ممبران کو بھی اگر رویہ درست ہے تو ان کے ممبران کو وہ رویہ اڈاپٹ کر لینا چاہیے، فالو کرنا چاہیے. اور یہی رویے اگر ان کی اپوزیشن اور جو گورنمنٹ کی جماعتیں ہیں، گورنمنٹ میں ان کے اتحادی ہیں، وہ اختیار کر لیں، اور پاکستان اس طرح ڈیوائیڈ ہو جائے نفرتوں میں، تو کیا یہ ملک چل پائے گا؟ یہ سوسائٹی چل پائے گی؟ یہ گورنمنٹ چل پائے گی؟ آنسر از نو. تو پھر کیا کریں؟ قمرالزمان قاہرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب آئیں گے تو تحریک انصاف کے رہنما اور پنجاب حکومت کے ترجمان شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جو موجودہ صورتحال ہے، جو اپوزیشن کی آج دھواں دھار تقریریں ہوئی ہیں، مراد سعید صاحب نے بڑا بھرپور جواب دیا ہے بلاول بھٹو کی تقریر کا. ان تمام باتوں پہ گفتگو کریں گے شہباز گل صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے قبل آپ نے قمرالزمان قاہرہ صاحب کی گفتگو سنی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب حکومت کے ترجمان، پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما محترم جناب شہباز گل صاحب. شہباز گل صاحب، آج بلاول صاحب نے دو بڑی ویسے تو بہت لمبی چوڑی تقریر کی ہے، مراد سعید صاحب نے اس کا جواب بھی دیا، لیکن ایک جو انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان واپس لے لو، ہمیں قائد اعظم کا پاکستان دے دو، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ سینسرڈ پاکستان ہے. کیا کامنٹ کریں گے آپ ان ریمارکس پہ؟ ایک تو تقریر سنتے ہی وہ بھاگ گئے، اور یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، یہ تقریر کرتے ہیں اس کے فوراً بعد بھاگ جاتے ہیں، یہ جواب نہیں سنتے. اور دوسرا، آپ کو شاید پتا ہو یا نہیں ہو کہ کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی، حکمرانی وہ یہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید وہ وائس رائے بننا چاہتے ہیں جن کو اردو نہیں آتی. تو 10 سال ہو گئے ہیں، ان کی کیپیبلٹی اتنی ہے کہ 10 سال میں وہ اردو نہیں سیکھ سکے. اور ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ ایک عام غریب آدمی کا بچہ بھی 5 سال میں انگریزی سیکھ لیتا ہے اسکول میں جب وہ جاتا ہے، دیہات میں بھی. تو یہ 10 سال میں جو ہے یہ اردو نہیں سیکھ سکے، اتنے یہ کیپیبل لیڈر ہیں ان کے. دوسری بات یہ کہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس کا ایک قانون ہے کہ آپ اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے تقریر. انہوں نے تمام تقریر، اگر آپ ان کی تقریر دیکھیں تو اوپر سے دیکھ کر پڑھی. اب بات اصل جو ہے کہ یہ بار بار جس طرح کا پاکستان یہ چاہتے ہیں، اس طرح کا پاکستان ان کو نہیں دیا جا سکتا. یہ چاہتے ہیں اس طرح کا پاکستان کہ جس میں ان کے والد ہر شخص سے کرپشن کر کے اپنا حصہ لیں. مراد نے اپنی تقریر میں بھی بتایا کہ کس طریقے سے کونڈولیزا رائس صاحبہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کیسے ان کی والدہ محترمہ جو شہید ہو گئی تھی، انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے بھی بھیک مانگی تھی کہ انہیں این آر او دلوایا جائے، اور ان کے والد نے بھی، آپ کو پتا ہے. پھر ان کے والد نے دماغی امراض کا ایک سرٹیفکیٹ بنا کے کہ وہ دماغی طور پر صحت مند نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ کی عدالت میں جمع کروایا اور وہاں سے استثناء لیا کہ وہ دماغی مریض ہیں. اس کے بعد وہ صدر بھی بنے، وہاں وہ سرٹیفکیٹ ختم ہو گیا. تو بنیادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اومنی گروپ اور وہ تمام بنا کے کوئی 11,500 فیک ٹرانزیکشنز ہیں
932 फेक लोगों के ऊपर वो अकाउंट्स हैं 932 के करीब, और उसके थ्रू इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, यहां से तमाम पैसा लूट के बाहर लेके गए हैं। सिंध के जो हालात हैं वो आपके सामने, कराची जैसे शहर में पानी नहीं है और इनको वही पाकिस्तान चाहिए। अगर इनको जरा सा भी ख्याल होता तो ये कभी भी वो वाला पाकिस्तान ना मांगते। हाँ, इस पाकिस्तान में एनआरओ नहीं हो सकता। इस पाकिस्तान जो कि इनके वालिद मांग रहे हैं बार बार एनआरओ। किसी जमाने में तो वो कहते थे कि नैब की औकात, आपको उनका इंटरव्यू याद होगा, वो कहते थे नैब चेयरमैन की क्या हैसियत है, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड थे कि वो मुझे गिरफ्तार करें या मेरे पे केसेस बनाएं। अभी देखिए कैसे भीगी बिल्ली की तरह वो बैठे होते हैं। तो ये फेक लोग हैं। मगर शहबाज साहब, फवाद साहब तो कहते हैं नैब तो पहले भी थी, वो थोड़ी एहतसाब कर रही है, एहतसाब तो हम कर रहे हैं। नहीं, वो फवाद साहब का जाती हो सकता है रिस्पॉन्स। हमारी पार्टी का रिस्पॉन्स हमेशा, मैंने पहले भी बहुत दफा अपनी पार्टी का रिस्पॉन्स दिया है कि जो हमारा नैब है या हमारी अदालतें हैं वो आजाद हैं और वो अपना काम कर रही हैं। अगर हम करवा रहे हो तो फिर हमारे मिनिस्टर्स तो अंदर ना जाए ना। फिर जिस तरह से माजी में होता रहा है, इन्हीं के लोग अंदर जाएं अपोजिशन के। इस गवर्नमेंट में जो कि इमरान खान साहब की क़यादत में काम कर रही है, पहली दफा पाकिस्तान में हमारे अपने मिनिस्टर्स अंदर जा रहे हैं और वो इन्वेस्टिगेशंस फेस कर रहे हैं। तो इस गवर्नमेंट का ऐसा कोई लेना देना नहीं है इन तमाम चीजों में। पहली दफा अगर आप देखें तो आपके एक जो प्राइम मिनिस्टर हैं सिटिंग, वो भी अदालत से क्लीन होकर अपने तमाम असासों का, हालांकि उनका कोई ऐसा चीज नहीं थी लेकिन उसके बावजूद वो क्लीन होकर आके बैठे। लेकिन इन लोगों से जब सवाल करो, या ये सिंध कार्ड खेलते हैं या दूसरे पूछते हैं मुझे क्यों निकाला, निकलता आखिर पे कतरी लेटर है। तो ये असल में एक हमारे ऊपर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया हुआ था। ये फेक किस्म की जो है क़यादत थी, फैमिली लिमिटेड पार्टियां बनाई हुई थी। अब मुझे बताइए ना, बिलावल की क्या कैपेबिलिटी है। आप यहां बैठे इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको कई साल के बाद आप यहां तक पहुंचे हैं। मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं तो मुझे भी 17 से 19 साल लग गए यहां पहुंच के आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। मैंने यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया तो फिर आपके सामने अभी यहां बैठा हूं। बिलावल ने क्या कभी चाय का कप बना के भी बेचा है कहीं पे? बड़ी बात तो नहीं। ये मैं चाय का कप इसलिए कह रहा हूं कि वो फॉरेन में पढ़ते रहे, वहां पे स्टूडेंट ड्यूरिंग डिग्री और कुछ नहीं तो वो कॉफी शॉप पे नौकरी कर लेते हैं। तो इनसे पूछिए कि उन्होंने जिंदगी में क्या किया है जो ये बैठे हुए। ये जो बात आ रही है कि जी एनआरओ जो है वो इमरान खान साहब अब माशी एनआरओ चाहते हैं, तो ऐसी कोई चीज है कि कोई बैकडोर पे आपने भी बात की हो, कुछ इस तरह की चीजें हो कि जी इकोनॉमी के ऊपर हो? नहीं जी, हम बिल्कुल हम इनसे कोई ऐसा एनआरओ नहीं चाह रहे। माशी हमें एनआरओ इनसे नहीं चाहिए। माशी एनआरओ ये लेते रहे अपनी माशियत बचाने के लिए। ये अमीर हुए, मुल्क गरीब हुआ है, इनके अपने अकाउंट भरते रहे, मुल्क गरीब हुआ है। तो इनसे माशी एनआरओ क्या करना है हमने? इनसे क्या हमने कोई लूटमार के तरीके सीखने हैं? तो इंशाअल्लाह ताला हाँ, ये हम इनसे जरूर हमेशा अपील हर पाकिस्तानी से करते हैं, ये भी पाकिस्तानी है, कि जो आपने जुर्म किया उससे अल्लाह से तौबा करें। जो पैसा आपने खाया इस गरीब मुल्क का वो वापस करें और आगे चलने की फिर हम बात कर सकते डेट हैं। कमीशन लेकिन अगर आप अपना गुनाह नहीं मानते, पैसा वापस नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। वो डेट कमीशन में कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो तो हमारे तो दो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो खुद आपके साथ हैं, आपकी टीम में, एक अब आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो पहले तो उनसे पूछें कि जी वो इतना अरसा जो 5 साल में से उसमें 3-3.5 साल जो है वो हफीज शेख साहब थे, फिर शौकत तरीन साहब थे। तो कहते हैं हमारी तो क्रिस्टल एंड क्लियर है चीजें। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप एंकर हैं, सवाल आपने करना है और आप हो सकता है, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूं, ऐसा हरगिज नहीं, आप बड़े प्रोफेशनल एंकर हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। हो सकता है आप मेरे साथ मिलके या मेरे किसी दुश्मन के साथ मिलके आप प्लांटेड इंटरव्यू कर रहे हो, लेकिन इसमें ये जो सामने आपके कैमरामैन है, इधर मेरा लगा के बैठे हैं लाइट और कैमरा, इनका कसूर तो नहीं है। ये तो आपके कुलीग हैं, ये आपको हेल्प कर रहे हैं। जो भी इसमें हो रहा है या आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं या पीछे आपके प्रोड्यूसर कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं आज तर्जमान हूं गवर्नमेंट का या हमारे को फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर करना चाह रहे हैं। अगर आज के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इनकी तरह सरे में महल खरीदना चाहें तो वो फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं रोक सकेंगे ना उनका वो ये काम होगा, अनलेस वो फैमिली के मेंबर हों। तो इसलिए ये फजूल बात करना कि फलां शख्स भी उस टाइम गवर्नमेंट में था, तो ये कोई बेहतर बात नहीं है। लीडरशिप और उनका जब एजेंडा होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंडर आके आपने काम करना होता है। लोग जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्होंने लीडर्स को फॉलो करना होता है। यहां पे लीडर है जरदारी साहब, मिस्टर 10%, उन्होंने हर चीज में से हिसाब लेना है।
टिकटें ब्लैक करते थे, आज से वो चंद डेकेड पहले, और आज आप देख लीजिए वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। हर दूसरी जो करप्शन है सिंध में, उनके पीछे से उनका नाम निकलता है। तो अब इन लोगों के साथ क्या बात की जाए? ये तो अब बदकिस्मती है कि जमहूरी निजाम में आपको अपोजिशन के सवालों का जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन जमहूरी लेकिन निजाम के अगर ऊपर तो अपोजिशन सही हो तो आप यकीन खुशदिली रखते में हैं। और खुशदिली में देते हैं। आज जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की बात की गई कि आपने पार्लियामेंट को इदारों के सामने जवाबदेह बनाया, आप उनको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, आप एक तहकीकाती कमीशन ऐसा बनाते हैं जिसमें ISI, MI और इस मुख्तलिफ एजेंसीज़ के नुमाइंदे होते हैं। तो पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, ये तमाम इदारे उनके सामने जवाबदेह हैं, आप जो है पार्लियामेंट को उनके सामने जवाबदेह कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर भी जो एतराज़ आया है कि आर्मी चीफ को जब आप उसका मेंबर बनाएंगे तो आप उनको घसीट रहे हैं एक ऐसे मामले के अंदर जहां से कंट्रोवर्सी जन्म लेती है। तो ये क्या मामला है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बात यह है कि ये लोग अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर जाकर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ते हैं, अवाम की चूसे हुए पैसे से और करप्शन के पैसों से उधर फीस देते हैं। शायद इसीलिए ये सही तरीके से किसी भी चीज को पढ़ नहीं पाते और अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या ये बददियानत है कि उन सोसाइटीज में जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको वापस नहीं यहाँ पे लाना चाहते। आप मुझे बताइए, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, क्या वो FBI या CIA के लोग नहीं कर रहे थे? वहां की पार्लियामेंट को करना चाहिए था। फिर तो पार्लियामेंट के सामने इनके हिसाब से सारे जवाब दें। को खुदा का खौफ करें। अगर ये आज ये बादशाह हो मुल्क में, तो क्या इनका ऑपरेशन करेगा वो को पार्लियामेंट का बंदा करेगा? नहीं, वो डॉक्टर से ही करवाना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सपर्ट है। अगर आर्मी चीफ उसमें बैठे होंगे उस मीटिंग में, तो उसके बावजूद जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की होगी। वो ले रहे होंगे फैसले उसमें, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। और जब वो फैसले ले रहे होंगे तो तमाम क्रिटिसिज्म भी वो लेंगे, और उनके लिए मैं यहां बैठ के आपको जवाब दूंगा और हमारी दूसरी कम्युनिकेशन टीम जवाब देगी। आर्मी चीफ साहब को जवाब नहीं देना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि वो एक मेंबर के तौर पर, एक सीनियर, एक इंपॉर्टेंट मेंबर के तौर पर, एक स्टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन के तौर पर वहां बैठ के बताएंगे। जब हम अगले 10 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे होंगे तो वो हमें बताएंगे कि खित्ते में ये सिचुएशन है, तो हमें अपनी जो खित्ते की दिफाई इंतजाम है उसमें हमें इतना पैसा चाहिए होगा। उसके साथ साथ वो हमें बताएंगे कि जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं वो फाटा में ये शरारतें कर रहे हैं, बलोचिस्तान में ये शरारतें कर रहे हैं, वहां पे हमें इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कुछ चीजें जो कंट्रोवर्शियल है नहीं, हम उन्हें बनाते क्यों हैं? अच्छा, why we try to mix up things and confuse things जो बड़ी क्रिस्टल क्लियर है। तो ये वो गवर्नमेंट हरगिज नहीं है जो दूसरों के ऊपर ब्लेम डालेगी। अवाम ने वोट हमें दिया, प्राइम मिनिस्टर हमारे बैठे हैं, जिम्मेदारी हमारी है आज के दिन में। और पंजाब में चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार बैठे हैं, जिम्मेदारी हमारी है वहां भी। कोई हमें, मैं आपको कैमरे की आंख में देख के कह रहा हूं, कोई हमें काम करने से नहीं रोक रहा, तमाम जिम्मेदारी हमारी है। और अगर हम में से किसी का भी ये आर्गुमेंट है कि हमें कोई काम नहीं करने दे रहा, रोक रहा, हमें रिजाइन करके घर जाना चाहिए। हमें एक फ्री की रोटियां बैठ के नहीं तोड़नी चाहिए, ये शर्मनाक अमल होगा। गिल साहब, ये जो सेलेक्टेड वजीर आजम का जो लफ्ज है, ये मतलब कोई बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, कोई चिढ़ बन गई है जो जिसके ऊपर इतना ज्यादा, क्योंकि अपोजिशन का पॉइंट ये है कि जब आप चोर, डाकू और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कहते हैं तो वो पार्लिमानी हो जाते हैं, और सेलेक्टेड लफ्ज जो है वो गैर पार्लिमानी हो जाता है। अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। सिलेक्टेड क्या होता है आप जरा बताइएगा थोड़ा सा। इलेक्टेड और सिलेक्टेड में ये फर्क होगा कि इलेक्टेड इलेक्शन से आएगा, सिलेक्टेड कोई सिलेक्ट करेगा। ये जो बच्चा है, ये जो बेबी जरदारी है जो दूसरों को सिलेक्टेड कहता है, ये इलेक्टो के चेयरमैन बना था। इनकी अम्मा के पर्स में से एक वसीयत निकली थी जो मेरे ख्याल में उन्होंने नहीं लिखी थी। वो जो 10% हैं जिनके बारे में बाहर न्यूज लगती है, स्टोरी लगती है, बाहर के न्यूज़पेपर लिखते हैं कि जिसने हाथ में ला लिया अपनी उंगलियां गिन ले, मेरे ख्याल में तो उन्होंने फोर्जरी से वो बनाई होगी, ये मेरा ख्याल है। अब उस एक वसीयत के ऊपर एक फैमिली लिमिटेड पार्टी का चेयरमैन बंदा बन जाता है, जो भी छोटा बच्चा होता है जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया हुआ, वो सिलेक्टेड होगा, या एक प्राइम मिनिस्टर जो तकरीबन 2 करोड़ पौने 2 करोड़ वोट लेके आया वो सिलेक्टेड होगा? तो ये बेवकूफाना बातें करते हैं, अवाम की सिर्फ जो डाइवर्जन करने के लिए चीजें करते हैं। एक दूसरी तरफ दूसरी पार्टी में एक ऐसी मोहतरमा है जो किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकी थी अपनी काबिलियत के ऊपर, कभी जिंदगी में कोई काम नहीं किया पूरी जिंदगी। एजुकेशन रिकॉर्ड पे तो गिल साहब जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोगों के निकलेंगे ना, वो तो कोई बहुत अच्छे रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप पॉलिटिशियंस के वैसे उठा के एजुकेशन रिकॉर्ड देख लें तो मैं किसी एक तरफ इशारा नहीं कर रहा। चले कोई इंसान ने काम तो किया होता है ना। प्रेसिडेंट ओबामा की बेटी सदर, जब वो सदर थे
और उतरे हैं तो वो कॉफी बेचती थी, एक कॉफी की शॉप पे जाके उसने अपनी नौकरी शुरू की। प्रेसिडेंट क्लिंटन की बेटी भी शायद आने वाले टाइम में सियासत में आए, वो भी अपनी नौकरी कर रही हैं। दूसरे मुल्कों में लोग पहले किसी प्रोफेशन में अपने आप को मनवाते हैं, फिर हुक्मरानी का हक मांगते हैं। यहां तो ये पैदा हुए शहजादे शहजादियां हैं और कहते दूसरों को सिलेक्टेड और इलेक्टेड हैं। तो मैं इनके बारे में क्या कहूं, ये फजूल बातें, ये कमेंट करने के भी काबिल बातें। आखिरी बात मुझे बता दीजिएगा गिल साहब के, ये जो एपीसी होने जा रही है परसों, कोई खतरा महसूस करते हैं एपीसी से? कोई पॉलिटिकल मोमेंटम अगेंस्ट पीटीआई आप बनता हुआ देख रहे हैं, या कोई परवाह नहीं है आपको किसी की? नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा, ये बिल्कुल परवाह नहीं। बेरोजगार लोगों का एक हजूम होने जा रहा है। ये बेरोजगार लोग हैं क्योंकि इनके पास मौलाना साहब सबसे बड़े बेरोजगार हैं। सारी उम्र अवाम के खाते से खाया, अवाम की गाड़ियां, अवाम का तेल, अवाम का डीजल, अवाम की लस्सी, अवाम के घर, अवाम का एयर कंडीशन, और ये तमाम चीजें अवाम से की आजकल अपने पैसों से करना पड़ रहा है। मसाइल बहुत ज्यादा है। ये बेरोजगारों के हुजूम से, बेरोजगारों के हुजूम से आपके रोजगार को तो खतरा नहीं लाक हो जाएगा? इंशाल्लाह नहीं। हमारा अवाम की जो खिदमत करने का तरीका है उसको हम अपना कंटिन्यू करेंगे। ये जो बेरोजगार लोग हैं ये चाहते हैं कि किस तरीके से इनके साथ एनआरओ किया जाए, इनको किस तरीके से माफी दी जाए। बिल्कुल दी जा सकती, बार बार बताया। माफी मांगे अपने किए हुए की, पैसा वापस करें। हमने इन्हें अंदर रख के अचार डालना है इनका, हमें कितने नफलों का फायदा है। उधर भी तो अवाम के पैसों से, अब नवाज शरीफ साहब के लिए वहां कार्डियो सेंटर बना है, 21 कार्डियोलॉजिस्ट ड्यूटी दे रहे हैं, उधर भी तो अवाम के पैसों पे बोझ है। हम चाहते हैं कि ये पैसे दें और अपनी जिंदगी जाके खुशोखुरम गुजारें, जहां भी गुजारनी है उन्होंने। यानी ये पैसे दें और मुल्क से बाहर चले जाएं, उधर जाके रहे, पैसा दें। नवाज शरीफ और जहां भी जाना पैसे, चले जाएं। भाई पैसे दें तो अदालतें ने, मुझे उम्मीद है कि अगर ये पैसे दें, और ये जैसे कानून में हमेशा होता है, आपको रास्ता होता है माफी का कानून के अंदर, अदालतों के सामने जाएं, अपने 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 इल्जामात को माफी तलाफी कराएं और कौम का जो नुकसान किया वो पूरा करें। तो हमारे जजेस भी रहम दिल हैं। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी की इनके साथ कोई जाती थोड़ी है। ये तो लूट मार की वजह से ही आज जेलें काट रहे हैं। शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, कायरा साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी। कल इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।